तो आगे बढ़ते हैं क्या है टॉपिक, क्या है चीज, देखो अभी स्केलर प्रोडक्ट हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में। मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट लेना सिखाया था, याद है? याद आई कैप, जे कैप, के कैप वाले केस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। कुछ चुनिंदा मेन फॉर्मूले हमने देखे थे। क्या थे वो फॉर्मूला? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। याद है? कुछ याद है? अरे इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगर याद नहीं हुए तो फायदा क्या है पढ़ने का भाई। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। एक रिजल्ट ये था। दूसरा क्या था कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट करोगे तो क्या आएगा? नहीं, तुम्हें याद नहीं, आधी क्लास स्टेप्स नहीं कर पा रही। अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट करेंगे तो क्या आएगा? हमने और भी कुछ सीखा था क्या, कि अगर दो सेम वेक्टर का डॉट करेंगे तो उनके मॉड का स्क्वायर आता है। और स्पेशल केस आई डॉट आई कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है, और जे कैप डॉट जे कैप। और अगर किसी भी दो अलग अलग का डॉट करें, आई डॉट के 0, के डॉट जे, आई डॉट के और के डॉट आई, किसी भी दो अलग अलग का डॉट करेंगे क्या आएगा? 0। इसके बाद हमने सीखा कि अगर हमें दो वेक्टर दे रखे हैं आई जे के में, आई जे के रूप में दो वेक्टर दे रखे हैं, अगर हाथ नीचे कर सीधा बैठ, आई जे के रूप में अगर दो वेक्टर दे रखे हैं तो उनका डॉट करना बेहद ही आसान है। आई कैप वाले को आई कैप वाले से, जे कैप वाले को जे कैप वाले से, के कैप वाले को। तो ये सब हम सीख चुके हैं, बढ़िया बात है, सीख चुके हैं। तो एक बार एक क्विक ओवरव्यू आपके सामने है भाई, कि देयर आर टू मेथड्स जिनसे हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। पहले का नाम है स्केलर, दूसरे का नाम है। तो स्केलर को स्केलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका आंसर एक नंबर में आता है, बताया था, पता है? स्केलर प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था आपसे। स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि आंसर आता है, और इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमारा जो आंसर आता है वो क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट एक मेथड है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का। इनको मल्टीप्लाई करने पर एक वेक्टर ही पैदा होता है, इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर स्केलर प्रोडक्ट की बातचीत जो हम कर चुके हैं, वो बातचीत बेसिक यही तो थी कि ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर आपको दो वेक्टर पता है ए और बी, आपको उनका डॉट करना है, तो उनके डॉट करने का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी। ठीक है, ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो मॉड ए क्या होता है बच्चों? मॉड ए क्या होता है? ए की वैल्यू, ए का मैग्नीट्यूड, और मॉड बी क्या होता है? बी वेक्टर की वैल्यू, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो तुम्हें ए वेक्टर की वैल्यू पता है, बी वेक्टर की वैल्यू पता है, उन दोनों के बीच का एंगल पता है, तो तुम ए डॉट बी यानी दोनों वेक्टर को डॉट वाले रूल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्वेश्चन आपको मॉड ए मॉड बी देगा तो आप ए डॉट बी निकाल सकते हो। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर कभी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, देन ए डॉट बी क्या आएगा? क्यों? परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? थीटा क्या हो जाएगा? और भाई जब थीटा हो जाएगा 90 तो cos 90 क्या होता है? तो cos 90 0, तो पूरा का पूरा क्या हो गया? मॉड ए कुछ भी हो चाहे मॉड बी कुछ भी हो, अगर थीटा 90 हो गया तो cos 90 क्या हो जाएगा? 0। और इसके 0 हो जाए पूरा 0 हो जाता है। तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट क्या होता है? इसको रटना है, बिल्कुल रटना है। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट होता है। इसके बाद हमने इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ा था कि आई कैप कौन होता है? एक्स एक्सिस वाला वेक्टर, और जे कैप कौन होता है? वाई एक्सिस वाला वेक्टर। तो कल को मैं आई कैप और जे कैप का डॉट करूं, आई कैप एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर है क्या? और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट क्या होता है? तो हमने इस रूल को अप्लाई किया और लिख दिया कि आई डॉट जे क्या होगा? अच्छा, ऐसे ही जे कैप डॉट के कैप क्या होगा? व्हाट इज जे कैप? वाई एक्सिस वाला वेक्टर, और के कैप, तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में एंगल होता है 90, तो 90 डिग्री है तो इसे डॉट हो जाएगा 0। ऐसे ही अगर मैं के कैप डॉट आई कैप करूं तो क्यों? परपेंडिकुलर। तो बालकों ये बात आपको पता होनी चाहिए, मेरे साथ एक बार बोलना। एक्स एक्सिस वाले वेक्टर को क्या कहते हैं? एक्स वाले यूनिट वेक्टर को आई कैप कहते हैं, वाई वाले को और बाहर जेड वाले को के कैप। तो ये जानकारी हमने देख ली थी। इसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर मैं दो सिमिलर वेक्टर्स को डॉट करूं, ए डॉट ए, तो आ जाएगा मॉड ए का, ये मैंने इसी फॉर्मूले से निकाला है ना, क्योंकि दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? सेम वेक्टर है तो एंगल तो 0 डिग्री होगा, बिल्कुल साथ साथ है। तो cos 0 हो जाएगा 1 मॉड ए इंटू मॉड ए यानी मॉड ए स्क्वायर।
तो ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर होता है, बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर होता है, आई डॉट आई मॉड आई का स्क्वायर। दो सेम वेक्टर का डॉट करेंगे अगर तो मॉड का स्क्वायर आ जाएगा सीधा। ठीक, ये हमने समझा। पांचवी चीज जो हमने देखी थी बच्चों वो क्या थी? आई कैप डॉट आई कैप होता है और जे कैप डॉट जे कैप भी क्या होता है, और के कैप डॉट के कैप क्या होता है। तो ये हमने सीखा था। यहां तक सीखने के बाद हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीख रहे थे, पर एक फॉर्मूला मैं और सिखाना चाहूंगा आज आपको। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे प्रमुख फॉर्मूला कहते हैं उसे डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर आप बताएं मैं मॉड ए और मॉड बी को डिवाइड में ले जाऊं, कहां ले जाऊं, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए डॉट बी ऊपर है और मॉड ए मॉड बी डिवाइड में आ गए। क्या आपको लगता है आप ये निकाल लेंगे? ये समझ के कहां से आया कि ए डॉट बी था मॉड बी कॉस थीटा। मैं मॉड ए और मॉड बी को डिवाइड में ले गया तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। भैया ये क्या निकालने में काम आता है? कभी कभी क्वेश्चन आपसे बोलेगा फाइंड, बोलो मेरे साथ क्या बोलेगा? फाइंड द एंगल बिटवीन, बोलो मेरे साथ, बिटवीन द गिवन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर दिए हैं, दोनों वेक्टर के बीच का क्या निकालो? हमें दो वेक्टर दे देगा। दो वेक्टर कैसे देगा? एग्जांपल दिखाता हूं। दो वेक्टर दे दिया उसने मुझे, 2i माइनस जे प्लस के और i प्लस जे प्लस 2k। तो क्वेश्चन बोलेगा ये रहा आपका पहला वेक्टर ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। बताओ ए और बी के बीच में कितना एंगल है? ए और बी के बीच में कितना एंगल है? उसने मुझे ए बता दिया, बी बता दिया, बीच का एंगल नहीं बताया। बोल रहा है ए और बी के बीच का एंगल बता दो। तो भाई ए और बी के बीच का एंगल हमें निकालना पड़ता है किस फॉर्मूले से? cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय, मेरे को याद है, आपको भी याद करना है। cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो हम इस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, किस किसको लगता है अभी सॉल्विंग ये नोट कर रहे हो, अच्छी बात है, पर इधर देखो, किसको लगता है ए वेक्टर पता है तो मैं मॉड ए निकाल लूंगा? बहुत बढ़िया। ये वो इतने दिनों की प्रैक्टिस जो तुम्हारे स्टार्टिंग से, ये तुम्हारे लिए आसान हो रहा है ना भाई। मॉड ए निकालना आसान है। मॉड ए कैसे निकलता है? अंडर रूट आई कैप वाले का स्क्वायर प्लस आई कैप के बगल में कौन बैठा है? जे कैप के साइड में और के कैप के साइड में। तो अंडर रूट आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर प्लस, तो आई कैप के बगल में जो नंबर होता है उसका स्क्वायर कोफिशिएंट कहते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप के साइड में जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर निकालना है, उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो आप बी वेक्टर का ही मॉड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अच्छा, और किसको लगता है वो ए और बी का डॉट कर देगा? लास्ट कक्षा के अंत में मैंने यही तो कहा था, ए और बी का डॉट कैसे करना है? आई कैप को आई कैप से, जे कैप को के कैप को। तो एक बार मुझे बताना, ए डॉट भी कर रहा हूं मैं, बताना आई कैप वाला कौन है यहाँ पे? 2, और नीचे आई कैप वाला कौन है? 1। तो 2 into 1 2। आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस जे कैप के साथ कौन है? माइनस। यहां जे कैप के साथ कौन है? तो 1 into -1। तो आई कैप को आई कैप से प्लस जे कैप को जे कैप से प्लस के कैप के साथ 1 है, के कैप के साथ 2 है, 1 into 2। तो इनको प्लस कर दो। आई कैप वाले को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई किया, जे कैप वाले को जे कैप वाले से, के कैप वाले को के वाले से। 2 + 2 4 - 1 3। क्या आ रहा है? मुश्किल है आसान है? हाँ ना बोलो, श्योर? तो भाई ए डॉट भी तो निकाल लेंगे, मॉड ए मॉड भी निकाल लेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू नहीं आ जाएगी कि नहीं आएगी? पक्का? भैया एंगल पूछा है, cos थीटा निकाल के छोड़ दे। हाँ, cos थीटा निकाल के छोड़ दो, उसे एंगल ही मानते हैं। थीटा नहीं निकालना होता हर बार। cos को उधर ले जाके चुपचाप कर देते हैं, cos इनवर्स। cos इधर है, cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग, तो इधर थीटा यहां रह जाता है, cos वहां चला जाता है। इतना ही करके छोड़ देते हैं। मान लेते हैं cos थीटा तुम्हारा आ जाएगा, मान लेते हैं, मान लो ये आ गया cos थीटा। सॉल्व करके पूरा ये आ गया cos थीटा। तो आंसर कैसे छोड़े? या तो तुम ऐसे ही छोड़ दो, या चुपचाप cos को उधर ले जाओ। थीटा के अंदर जाएगा, cos उधर जाके बन जाएगा cos की पावर -1 1 बाय, इसको पावर नहीं बोलते, इनवर्स बोलते हैं वैसे, cos इनवर्स 1/√3। तो यही छोड़ना होता है आंसर, और कुछ नहीं करना। भैया डिग्री में नहीं निकालना, नहीं निकालना, ऐसे ही छोड़ना। ठीक, बढ़िया। कि क्या ये छठी बात आपने नोट कर ली है? हाँ बोलो, सच में कर ली है? आगे बढ़े। अब ये सारा हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, एक्सेप्ट द 6 पॉइंट। चलिए, अभी एक सिंपल सा प्रश्न है यार, बिल्कुल हलवा है ये तो। कह रहा है जे कैप डॉट दिस। अगर जे कैप का डॉट इससे करूंगा तो जे कैप तो किससे मल्टीप्लाई होगा? बस जे कैप से। तो 1 और -3, 1 into -3 किस समझ में आ गया? -3 क्यों आया? आप श्योर है?
मैंने जे कैप वाले को जे कैप वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर जे कैप की साइड 1 है, इधर -3, 1 × -3 यहां पर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। चलो आई कैप को आई कैप से करोगे 2 3 जा, और जे कैप को जे कैप से, अब जे कैप के साथ जे कैप तो है ही नहीं तो 0 आएगा, और के कैप को के कैप से, के कैप यहां है पर यहां नहीं है, तो आंसर क्या आ गया? ये कहीं से मुश्किल था, नहीं आया, आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछे ऐसा कुछ, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए डॉट बी कब कब मैक्सिमम होगा, ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? बच्चों आज सीख लो दोबारा से, मैं पहले तुमसे इस बारे में बात कर चुका हूं। ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्या होता है मॉड ए मॉड बी? कॉस थीटा। जब मैं अगर थीटा को ले लेता हूं 90 डिग्री, क्या तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं मिनिमम वैल्यू। क्या कि डॉट प्रोडक्ट की सबसे कम वैल्यू कब आती है? तो दोनों वेक्टर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, उनका डॉट 0 आएगा। अभी बात भी करी हमने, 0 मतलब मिनिमम, 0 मतलब तो ए डॉट भी 0 आ गया, ये उसकी मिनिमम वैल्यू है डॉट प्रोडक्ट की। और ये कब आती है? जब एंगल क्या होता है? तो कोई क्वेश्चन मुझसे यही पूछ रहा है, कह रहा है ये बताओ, टेल द केसेस व्हेन द स्केलर प्रोडक्ट इज 0। ऐसा केस बताओ जब ए डॉट भी 0 आता है, कब आएगा? अरे ऐसे थीटा 90 नहीं बोलते, व्हेन ए इज परपेंडिकुलर टू, तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच का 0 तब आएगा जब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर होगा। अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्या आएगा? इसको लिख भी सकते हो आप थीटा 90, कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे ज्यादा सही लगता है। किस में बात क्लियर है कि स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम तो नहीं पता, लेकिन मिनिमम यानी 0 कब होगा? 90 डिग्री। 0 कब होगा? 90 डिग्री। वो कह रहा है मैक्सिमम पॉजिटिव आंसर कब आएगा? ए डॉट बी का आंसर फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। वो कह रहा है इसका मैक्सिमम पॉजिटिव आंसर कब आएगा? मैंने कहा कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। क्या होती है? पॉजिटिव में कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। उसने बोला पॉजिटिव आंसर चाहिए मुझे, तो ए डॉट बी का पॉजिटिव में मैक्सिमम आंसर क्या आता है? मैंने बोला वो तो कॉस थीटा का आता है ना। तो मैंने बोला जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो ए डॉट बी मैक्सिमम हो जाएगा। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अगर नहीं पता तो आज याद कर ले, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? तो जब कॉस मैक्सिमम तो ए डॉट बी मैक्सिमम, और कॉस मैक्सिमम 1 के बराबर, तो कॉस थीटा को 1 पुट कर दो, ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? मॉड ए, क्योंकि कॉस थीटा क्या बन गया? अब आप मुझे बताएंगे कॉस थीटा कौन सा एंगल में 1 होता है? 0 डिग्री पे। थीटा क्या होगा? थीटा 0 डिग्री मतलब पैरेलल, मतलब तो ये बात याद कर लो, ऐसे वेक्टर की डायरेक्शन में याद करो, ऐसे वेक्टर की भाषा में। दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो इनका डॉट 0 है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इनका डॉट होगा मैक्सिमम किसके बराबर? मॉड ए मॉड बी। ठीक है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनका डॉट मैक्सिमम होता है, जब वो परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट 0 होता है। ऐसे ही याद करना होता है। हमने निकाल के देख लिया कि ए डॉट भी मैक्सिमम कब होगा। मैं सबको हटाता हूं, आंसर पे आता हूं सीधा। हाँ जी, मस्त रहे जिंदगी में ना। अभी आप बिल्कुल चिल कर, लास्ट में बात करिए तो उल्टा बोल रही है। अच्छा, मैक्सिमम कब होता है? अभी हमने देखा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा होगा 0 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर क्या होंगे? जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो ए डॉट बी मैक्सिमम होता है। और कितना होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए, इतना होता है। ये ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू है, सही है। और 0 कब आता है? जब ए डॉट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अब अगला पॉइंट क्या है? ए डॉट बी की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कब आती है? मैक्सिमम में नेगेटिव वैल्यू। अब आपको ये बात मैं बताता हूं, यहां देखेंगे सारे बच्चे। बच्चों कॉस थीटा की नेगेटिव सबसे बड़ी वैल्यू होती है -1। कॉस थीटा की पॉजिटिव सबसे बड़ी वैल्यू होती है, और कॉस थीटा 0 भी होता है। ठीक है,
तो कॉस थीटा -1 से 0 के से 1 के बीच में रहता है, -1 से 1 के बीच में। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है 1, सबसे छोटी है -1 और 0 भी होती है उसकी वैल्यू। तो कॉस थीटा ये तीनों वैल्यू लेता है। क्वेश्चन ने बोला पॉजिटिव में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? मैंने बोला जब कॉस थीटा 1 हो जाएगा। उसने बोला ए डॉट बी 0 कब होगा? मैंने बोला जब कॉस थीटा 0 हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है ये बताओ कि ए डॉट बी नेगेटिव में कब होगा, नेगेटिव में मैक्सिमम कब होगा? ऐसा बोला ना, नेगेटिव में मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा -1। किसको पता है कॉस थीटा -1 कब होता है? 180। पता होना चाहिए था, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम उत्तर में क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू, इसे आप एंटी पैरेलल बोलते हो। क्या बोलते हो? यानी जब दो वेक्टर बिल्कुल उल्टे होते हैं, एक इधर और एक इधर। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव में क्या आएगी? ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा को -1 पुट करो, बताओ क्या आएगा? कॉस थीटा को -1 पुट करो, माइनस मॉड ए मॉड बी। तो ये जो मुझे आपको सिखाना था ये बहुत जरूरी था, और ये तो हमने भी केस पढ़ा था, शायद आपको याद हो। ऐसा कब होता है कि ए डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड? जब सेम वेक्टर का डॉट करते हैं तो ए डॉट ए आता है मॉड ए का। ये तो यही केस है, इसमें लिख देंगे जब दोनों वेक्टर सेम हो। क्या केस है? जब जिनका डॉट कर रहे हैं वो दोनों वेक्टर। एक बार ये सारी जानकारी अच्छे से नोट करो, और ये कॉस थीटा की जानकारी भी लिख लेना भाई। थीटा 180, थीटा 90, थीटा 0। आई कैप डॉट आई कैप, आई बात करी। जे कैप डॉट जे कैप, आई डॉट के, आई डॉट जे 0, के डॉट आई। ये सब बातें हम समझ गए थे, ये समझ गए आप? ये चारों के समझ में आ गए? ए डॉट बी नेगेटिव भी हो सकता है, ए डॉट बी। तो नेगेटिव में मैक्सिमम होगा जब थीटा 180 डिग्री होगा। नेगेटिव में मैक्सिमम जब थीटा क्या होगा? 180। पॉजिटिव में मैक्सिमम कब होगा? थीटा 0। और ए डॉट बी 0 कब होगा? जब एंगल सही है। परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट क्या होता है? एंटी पैरेलल का डॉट होता है नेगेटिव, और पैरेलल का डॉट होता है पॉजिटिव और मैक्सिमम। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सीधा आ गया है एकदम से एंगल वाला। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। तो वो एंगल की बात कर रहे हैं, हम भी एंगल की बात कर लेते हैं भाई। दो वेक्टर दे रखे हैं, उनके बीच का एंगल निकालना है। सबसे पहले मन में आना चाहिए फॉर्मूला, बोलो मेरे साथ। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ए। फॉर्मूला बोल पाए तो जिंदा है हम। अब ए डॉट बी की बात करेंगे तो आई कैप को आई कैप से 1 इंटू 1, 2 इंटू 1, और के कैप -1 इंटू -2। वाह, -1 इंटू -2 क्या होगा? तो ऊपर मैंने ए डॉट बी कर दिया भाई, नीचे आएगा मॉड ए मॉड बी। जल्दी से ए का मॉड निकालो भाई। ए का मॉड कैसे निकलता है? आई कैप के साइड वाले नंबर का स्क्वायर प्लस जे कैप के साइड वाले नंबर का स्क्वायर, और प्लस में के कैप के साइड वाले नंबर का स्क्वायर रूट। अब मॉड भी निकालो, मॉड भी √6 आ रहा है। आई कैप के साइड वाले नंबर का स्क्वायर प्लस जे कैप के साइड वाले नंबर का स्क्वायर। तो दोनों का मॉड आ रहा है √6। तो ए डॉट बी की वैल्यू यहां पे पुट कर दी मैंने। नीचे है मॉड ए मॉड बी, यानी कि √6 इंटू, अब बताओ 1 + 2 + 2, √6 इंटू √6, √6 इंटू √6 6 होता है, पता है तुम्हें? तो ये किसके इक्वल आ गया? कॉस। तो थीटा आ गया कॉस इनवर्स, बोलो मेरे साथ, कॉस 5/, ऐसे ही छोड़ना ही आ गया हमारा आंसर। डन। अभी कैलकुलेटर को बंद करो अपने। समझ गए तो बताओ समझ गए? मॉड ए मॉड भी निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना मुश्किल, पक्का? तो अभी 5/6 आया था क्या अपना?
हाँ, अब आपको तो कॉस्ट की जानकारी नहीं है, ठीक है, पर आप 5 और 6 तक ही छोड़ देना। यहां देखो, अब आते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें डॉट प्रोडक्ट लगेगा, लेकिन हमें अगर फॉर्मूला ना पता हुआ तो डॉट प्रोडक्ट हम नहीं लगा पाएंगे। भैया इनका फॉर्मूला हम कहीं पढ़ते हैं 9वीं में, 9th 8th 10th, उन सब में जो आपने बच्चों वाले फॉर्मूले पढ़े थे, उन्हीं में डॉट प्रोडक्ट को ठूसा जाएगा। तो कुछ फॉर्मूले आपके सामने पहले ही प्रकट कर देते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोबारा पूछता हूं, रिकॉर्डिंग चल रही है, टाइम बढ़ रहा है, बढ़ गया, देखिए नूर, टाइम बढ़ रहा है, जल्दी देख। तो 2 वेक्टर दिए आपको, फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर। तो कुछ फॉर्मूले पहले मैं आपको बताया था, जो डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले बचपन में आपको बताया नहीं गया, आपको सीधा बोल दिया गया वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको बताया ही नहीं गया कि ऐसा नहीं होता। वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वो एफ डॉट एस होता है वर्क डन, ठीक है। और ऐसी पावर होती है फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, एफ डॉट वी। ऐसे ही कोई नए नए फॉर्मूले आते रहेंगे, मैं आपको फॉर्मूला बताता रहूंगा, लेकिन हमें ये जो आते जाएंगे साथ साथ याद करते जाना है और आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है? चलो आगे देखो, क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, अ फोर्स ऑफ इतना न्यूटन, कितना न्यूटन भाई, 7i कैप प्लस 6k कैप न्यूटन, मेक्स अ बॉडी मूव ऑन अ रफ प्लेन विद अ वेलोसिटी 3j कैप प्लस 4, कैलकुलेट द पावर इन वॉट। तो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। वैल्यू पुट करो पहले, 7i कैप प्लस 6k कैप डॉट 3j कैप प्लस 4k कैप। अब बताओ आई कैप वाला आई कैप वाले से, पर आई कैप वाला तो कोई है नहीं, तो आई कैप से 0 आएगा। के कैप को के कैप से करना है, 6 4 जा, और जे कैप वाला भी कोई नहीं है, 0, 24 वॉट। भैया पावर पे वेक्टर का सिंबल नहीं आएगा क्या? पावर पे वेक्टर का सिंबल नहीं आएगा? हाँ ना बोलो, स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, क्या है? डॉट प्रोडक्ट करके जो आंसर आता है वो हमेशा क्या होता है? नहीं आया, क्या होता है? तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, पावर इज अ, बट एफ एंड वी आर वेक्टर, इनका डॉट करने पे जो पावर बनती है वो स्केलर होती है। फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। हाँ जी, दीदी पूछ रही है हमें कैसे बता लेगा डॉट या क्रॉस? आपको पता नहीं चलेगा, आपको मैं ही बताऊंगा कि पावर के लिए डॉट करना होता है। अब आपको बता दिया पावर के लिए डॉट करना होता है, अब जब पावर का क्वेश्चन आएगा तो आप पूछोगे कि हमें कैसे बता लेगा। अब तो मैंने बता दिया, तो ऐसे ही मैं बताता रहूंगा और आपको बताता रहेगा। भैया जो आप नहीं बताओगे वो नहीं बता लेगा, हाँ, जो मैं नहीं बताऊंगा आपको नहीं बता लेगा। हाँ भैया, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डॉट प्रोडक्ट को एक्सपैंड करने की बात कर रहा है, कह रहा है अ बॉडी कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग जेड एक्सिस। अब एक एक वर्ड ध्यान से, अलोंग कहां मूव कर रही है? जेड एक्सिस, मतलब कौन से वेक्टर के अलोंग? अब तो पता नहीं, क्या पता काम आ जाए। अ बॉडी इज कंस्ट्रेन्ड मतलब बॉडी को बोल रखा है, बांध रखा है कि तू जेड एक्सिस के अलोंग ही मूव करेगी। ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स एफ गिवन बाय दिस। तो इसमें फोर्स लग रहा है इतना, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, जहां पर आई जे के रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड, पता है हमें सब। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। बच्चों कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 4 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। एफ का वेक्टर पता है? हाँ ठीक है, एफ का वेक्टर पता है? पता है। क्या निकालना है? वर्क डन। क्या निकालना है? तो बालक वर्क डन का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस। क्या वर्क डन निकालने के लिए एफ वेक्टर चाहिए? चाहिए है। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए? चाहिए है, नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो क्या इस येलो बॉक्स में लिखी हुई जानकारी से मैं डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बना सकता हूं? 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वैल्यू कितनी है? 4। कौन सी एक्सिस के अलोंग? जेड एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस मतलब, और वाई एक्सिस मतलब।
तो एक्स वाई जेड आई जे के, एक्स वाई जेड। तो ये अपने को पता है 4 मीटर अलॉन्ग जेड एक्सिस मतलब 4 के कैप। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे सकता था, नहीं दिया। वो चाहता है कि थोड़ा दिमाग लगे। एफ पता है, एस पता है, डॉट कर दूं। बालक जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप को आई कैप से, आई कैप तो है ही नहीं, जे कैप को जे कैप से, जे कैप तो लास्ट में इसको करोगे के कैप को 3 4 का, तो वर्क डन आ गया 12 जूल। 12 भैया जूल नहीं लिखेंगे नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ऐसा यूनिट है, नंबर तो लिखना पड़ेगा इस यूनिट में। वर्क डन कैसे जूल होता है पता है? आंसर आ गया। पर एक क्रॉस डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, इसमें कई बच्चे नहीं भी लिखते। 12 आंसर है, 12 जूल। कोई दिक्कत? सीख रहे हो? नहीं सीख रहे? समझ में आ रहा है? डॉट मुश्किल है, वेक्टर मुश्किल है, मॉड मुश्किल है, ट्राइंगल लॉ के क्वेश्चन मुश्किल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा मुश्किल है। एक सवाल पूछूं उत्तर दोगे? दो वेक्टर 90 डिग्री, दो वेक्टर 90 डिग्री पे और इक्वल है, उनका रिजल्टेंट कितना होगा? खत्म कर दिया तुमने, कॉन्सेप्ट उड़ा दिया, सब उड़ गए। हाँ। अरे सुन तो लेते क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल मजा ही आ गया भाई साहब। मैंने बोला दो वेक्टर, ये तो 90 डिग्री बना भी नहीं है। दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं और उनकी वैल्यू इक्वल है, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा? √2 है, बताया था। 90 डिग्री में रिजल्टेंट कितना आता है? और बिल्कुल मिडल में आता है, बताया था मैंने। डॉट प्रोडक्ट नहीं पूछा था उनका। हाँ तुम सही हो अगर तुम डॉट का उत्तर दे रहे हो। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे तो उनका डॉट क्या होता है? पर डॉट तो मैंने पूछा, मैंने उनका रिजल्टेंट कितना होगा? √2 है। दो वेक्टर अगर 120 डिग्री पे होते हैं, 120 डिग्री पे, इधर वैल्यू एफ है, इधर वैल्यू एफ है, रिजल्टेंट क्या? ये भी एफ, ये भी एफ, रिजल्टेंट ए। तो अगर दो वेक्टर 120 डिग्री पे होते हैं तो उनका नेट आंसर उनके ही बराबर होता है, पता है ये बात। और ऐसे एक और केस पढ़ा था हमने 60 डिग्री। अगर दो वेक्टर एफ है और ये भी एफ है और बीच का एंगल 60 है, √3, पता है ये बात। अच्छा हम क्वेश्चन को देख रहे थे, आंसर आ गया 12, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। लिखा है 3 वेक्टर हैं ए बी एंड सी सच दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। इसे रिजल्टेंट कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? ऐसे होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर रिजल्टेंट है। और आपको तीनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है। अच्छा ध्यान से बता देखना, मैं पहले इक्वेशन उतार रहा हूं, आप भी सीखो कैसे करते हैं। डाटा उतार लिया, उसके बाद तीनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो मैंने तरीके से अलग जगह पे लिखा। मॉड ए, जिसको मैं ए से भी डिनोट करता हूं, उसकी वैल्यू 5 है। मॉड बी, जिसको हम बी से भी डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू, और मॉड सी, जिसको हम सी से भी डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू 3। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। अब ये क्वेश्चन आता है, बच्चा कहता है कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या आप जानते हो ये रिजल्टेंट लिखा है? हाँ ना बोलो, क्या लिखा है? रिजल्टेंट। क्या लिखा है? कौन कौन कर लेगा? कर लोगे? शैल आई गिव 1 मिनट टू ट्राई, जस्ट गिविंग अ हिंट। एक वेक्टर अगर दो वेक्टर के सम के इक्वल है तो ट्राइंगल लॉ लगेगा ना इसमें। ट्राइंगल लॉ ही तो है ये, वेक्टर फॉर्म में लिखा है। हमसे नॉर्मल कैसे लिखते हैं? रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 पहला वाला दूसरा वाला cos थीटा। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यही तो है। तो यहां से आप हेल्प ले सकते हैं। जिस बच्चे ने ट्राइंगल लॉ पढ़ा है वो ये बात जानता है कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, यानी कि हिंदी में बोल रहा हूं सुनना, बी और सी का रिजल्टेंट कौन है? ए। तो मान लो बी वेक्टर ऐसा होगा, सी वेक्टर हमने याद है ऐसे बनाया था कुछ, किसको याद है डायग्राम? ए वेक्टर बी वेक्टर और उनका रिजल्टेंट, ऐसे ही था। तो यहां पर कौन कौन है? बी वेक्टर सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और उनका रिजल्टेंट कौन है? तो ये वेक्टर के बराबर होगा, हाँ ना बोलो। ऐसे डायग्राम बनता है। खैर ये डायग्राम को साइड रखते हैं, इस पे आते हैं। जानकारी दे रखी है हमें, मॉड ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, सी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3
रूट इधर ले आओ, 5 का स्क्वायर 16 + 9, 2 4 8 3 का 25 से 25 कट जाएगा, 0 = 24, 24 डिवाइड में आ गया, 0/24 = cos थीटा क्या आ गया 0, थीटा क्या आ गया, थीटा कौन होता है बी और सी के बीच का एंगल, थीटा कौन है बी और सी के, अगर बालकों एक वेक्टर बी वेक्टर है और दूसरा वेक्टर सी वेक्टर है और बी और सी के बीच का एंगल कितना आ गया 90, बी वेक्टर सी वेक्टर ऐसे ही तो है, और बी और सी का रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन बी और सी का रिजल्टेंट कौन है ए, ऐसा ही है, हाँ ना बोलो। ये डायग्राम आप लोग समझ रहे हैं मैंने क्या बनाया है, ट्राइंगल लॉ में हमने पढ़ा था जब भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होता है, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर और रिजल्टेंट होता है उनका ये तीसरा वेक्टर, ट्राइंगल की तीसरी साइड। तो ए बी वेक्टर सी वेक्टर को प्लस करने पे ए वेक्टर आ रहा है, और अभी मैं कैलकुलेट करके हटाऊं कि बी और सी के बीच का एंगल कितना है 90, अभी निकल के आया मेरे पास। अब बहुत ध्यान से निकालना क्या है, ए और सी के बीच का एंगल, किसका ए और सी के बीच का एंगल, ये ऐसे निकालना है क्या, ये तो बहुत आसानी से आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है भैया, आसानी से क्यों आ जाएगा, क्योंकि बचपन में हमने राइट एंगल ट्राइंगल पे बहुत रिसर्च करी है, क्लास 10th में राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल राइट एंगल निकल आया वेक्टर क्वेश्चन में हम जीत गए। कैसे जीत गए भैया, भाई राइट एंगल ट्राइंगल में tan sin cos सब निकालना आता है अपने को। अब बताना बी की वैल्यू कितनी है, अरे कितनी है बी की वैल्यू, तो ये लाइन की लेंथ वैल्यू तो होती है, नहीं आ रहा में, एक बार मैं इसको यहां से थोड़ा इधर देखो, इसे यहां से हटाते हैं, ये सी को भी यहां देखना सारे, ये आपका बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 4, सी वेक्टर की वैल्यू और ए वेक्टर की वैल्यू ऐसा ही है, तो भाई एक ट्राइंगल नहीं बन गया क्या, 5 3 4, और ये एंगल निकालना है क्या, निकल जाएगा, ए और सी के बीच का एंगल निकल जाएगा, कॉस में निकालो, कॉस में इस एंगल का कॉस निकालो, कॉस ऑफ इसे थीटा नहीं बोल सकते, थीटा तो ये था, इसको बोलते हैं फाई, क्या कोई आपत्ति तो नहीं है। अच्छा बताओ कौन कौन यहां तक पहुंच गया था, थीटा 90 आ गया था मेरा, बढ़िया, जो ये इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करके यहां तक पहुंच गया थीटा 90, मतलब उसकी कैलकुलेशन सही है, क्योंकि यहां तक तो मैंने बता ही दिया था, थीटा 90 आ गया। अब एक गलती किसने डायग्राम इमेजिन किया था, यहां बच्चे मात खाते हैं, 2 बच्चों ने किया था, बहुत बढ़िया। तो अगर थीटा 90 आ गया, डायग्राम भी आपने इमेजिन किया था, तो आप ऐसे इमेजिन कर रहे होगे ये 90 डिग्री है, पर शायद आपने लेंथ कंसीडर ना करी हो कि बी वेक्टर की लंबाई ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, सी की लंबाई ही 3 है और 5 जो है वो ए की लंबाई है, तो आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई, और 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी ट्राइंगल में नहीं लगा सकता, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए वो, और बाय चांस किस्मत कितनी अच्छी है, थीटा आ गया 90, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और मुझे ये वाला एंगल चाहिए फाई, तो मैं निकाल लूंगा cos फाई, cos फाई क्या होगा बेस अपॉन, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बताना इस वाले एंगल के हिसाब से बेस कौन है, इस वाले एंगल के हिसाब से बेस कौन है और हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ गया 3y, तो cos फाई इज इक्वल टू 3y, यहां पर छोड़ देना, या फिर cos को उधर ले जाके लिख देना cos इनवर्स, ये इसका आंसर है, सैन में निकाल लो, ये फाई आने के बाद आप tan निकालो, cos निकालो, cot निकालो, कोई भी एक निकाल लो, साइन निकाल लो, कुछ भी एक निकाल लो, ऐसा नहीं cos में आंसर देना है, आपको ये एंगल को निकालना है, साइन cos tan cos से cot किसी की भी टर्म में निकाल लो, और ऐसे करके छोड़ दो, या फिर cos को उधर ले जाओ, cos इनवर्स 3/5, किसी को कुछ नोट करना है तो करो, नहीं तो अगले 5 सेकंड बाद में इसको हटा दूंगा।